नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशन जारी रखते हुए अभी हम तालेब के किताबों से कुछ आइडियाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और हमने कल तालेब का किताब के साथ एक दूसरा भी किताब के बारे में बात किया था, जो लॉज ऑफ मेडिसिन, जो कि उनका जो अभी हमने किताब चालू किया है तालेब का, ये आपको अभी मालूम होगा जो पहले से देख रहे हैं, ब्लैक स्वान, काला बदक। ये इनका कहना है कि ये रेयर इवेंट्स, जिसके बारे में हम कभी भविष्यवाणी भी नहीं किए हैं, बड़े हादसे हो जाते हैं या बड़ा कोई इवेंट हो जाता है, दुनिया को बदल देता है, समाज को बदल देता है, उसको वो कहते हैं ब्लैक सॉन इवेंट्स, रेयर इवेंट्स। और ये कह रहे हैं कि रेयर इवेंट्स को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। उससे हमको ज़्यादा नॉलेज आएगा। और हम मोस्टली क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी इवेंट्स है उसी को बार बार स्टडी करते रहते हैं। ऑर्डिनरी इवेंट्स, ऑर्डिनरी हैपनिंग्स को हम एक जो कि स्टैटिस्टिक्स का जो आपने आजकल सुनते होंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया, सिग्निफिकेंट टेस्ट किया, एसोसिएशन नहीं है, वगैरह वगैरह आप सुनते हैं, वो सब बेसिस उसका नॉर्मेलिटी के ऊपर है। कुछ आपको अगर रफ आइडिया होगा कि जो जितने मॉडल्स बने हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिससे कि हम एक निर्णय लेते हैं कि संभावना, इसके आगे वाला संभावना बहुत कम हो सकता है। अगर उससे इतना कम संभावना है तो हम कहेंगे कि नहीं, वो चांस से नहीं होगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे दो दवाई को टेस्ट कर रहे हैं, तो जब बहुत कम चांस रहेगा तभी हम एक 5% से कम चांस को हम सोचते हैं वो आउटलायर है। 5% 2.5% कर्व के इस तरफ, 2.5% कर्व के इस तरफ, हम उनको आउटलायर कहते हैं। उनको फिर नजर के बाहर ही कर देते हैं। और ऐसे हर चीज में, खाली ट्रीटमेंट इंटरवेंशन में नहीं कि दो को दो दवाई दिया, दोनों में कितना फर्क हुआ, वो काउंट करते हैं हम, कितने ठीक है, इसमें हो गए, इसमें हो गए, या बीपी कितना कम हो गया। फिर इसका हम दो कर्व को हम कंपेयर करते हैं। और ये जो दो टेल होते हैं, वो हम उसको आउटलायर कहते हैं। 2.5% एक तरफ, 2.5% दो तरफ, और बीच में एक सिमेट्रिकल हम कर्व बना लेते हैं। वो एक एक्चुअली मॉडल है, वो काल्पनिक है। ये कहना है कि जो इंसान में वेरिएशन होता है, इसीलिए हमको वेरिएबिलिटी रहता है। और एक, वो जितने भी वेरिएशंस होते हैं एक नॉर्मल कर्व फॉलो करता है, कि मैक्सिमम मिडिल में रहता है, जो मीन, मोड, मीडियन, ऐसे, इसीलिए बीच वाला सबसे ऊपर रहेगा। और दोनों तरफ ऐसे स्मूथली नीचे जाएंगे और दोनों टेल बन जाएंगे। तो 2.5% इधर, 2.5% हर चीज के ऐसे कर्व बनाए जाते हैं। और वो कर्व को हम काट के निकाल देते हैं। हम कहते हैं, ये हम जितने भी हमारे टेस्ट मॉडल्स है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, वैसे 95% के अंदर का खेल है। उससे आगे जाएगा तभी हम उसको कहेंगे कि उसको हम फिर नॉर्मेलिटी हम डिफाइन कर देते हैं। और ये नॉर्मेलिटी हमने डिफाइन किया है, मैन मेड नॉर्मेलिटी है ये। और फिजियोलॉजिकल नॉर्मेलिटी किसी को नहीं मालूम, चाहे बीपी हो, ये हो, पर ठीक है, बाई एंड लार्ज रूटीन केसेस के लिए ये वाला, ये हमारा वर्किंग एक मॉडल है, वर्किंग मॉडल है। ऐसा नहीं है कि मॉडल एकदम ही, आप तालेब, मैंने कहा ना, वो एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं। पर एक चीज इनका कहना ये है कि कई बार जो आउटलायर है, जो अनयूजुअल इवेंट्स है, रेयर इवेंट्स है, उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उससे उसको भी स्टडी करना चाहिए। कई बार उससे हमको ये मिलता है कि भाई ये क्या अलग है, उसमें तो हो सकता है उसमें भी कुछ पैटर्न नजर आए।
तो उनका यही कहना है। अभी हम किताब चालू ही किया है, काफ़ी मोटा किताब है, काफ़ी है। मैं स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्चुअल ये पे ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, फिर आगे का उम्मीद करते हैं कि इजी हो हमको पढ़ना, समझाना, समझना, आपको भी क्लियर कम्युनिकेशन हो। तो काफ़ी हैवी रीडिंग हो जाता कई बार। और इनका क्या है कि कई जल्दी इधर उधर डाइवर्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल्स। तो जो भी है, आज का मेरा मकसद था कि इसके पहले हमने इनका एक किताब से काफ़ी टिप्पणियाँ किया थे। ये किताब थोड़ा हल्का था, हल्का इन द सेंस कि मैसेज बहुत भारी थे, पर दो दो तीन तीन लाइन के मैसेज थे उसमें। हमको दो लाइन पढ़ के हम सोच सकते थे, और अपना वातावरण में क्या हो रहा, अपने समय में क्या हो रहा, उसको हम टिप्पणी उस हिसाब से करते थे। पर इनका मेरे को आज क्यों उठाया फिर से, ये बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस का एक इनका मैसेज था, और एक ये ब्लैक स्वॉन का मैसेज है, ब्लैक स्वॉन। और मेरे को अचानक लगा कि दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। पता नहीं तालिब को मालूम है कि नहीं, हो सकता मालूम हो, शायद नहीं भी हो, कि दोनों वो एक ही चीज कह रहे हैं, तरीका दूसरा है कहने का। ये आप लोगों को जो पहले वाले ये देखे होंगे हमारे वीडियोस, एक प्लेलिस्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में ही है। ये बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस है ये, जैसे कई बार मैं बता चुका हूँ, पर जो लोग ने पहले के ये नहीं देखे हैं, कि ये एक कैरेक्टर थे ग्रीक माइथोलॉजी में, बहुत हजारों साल पहले। ये ग्रीक माइथोलॉजी के ये थे, इनके पास बहुत बड़ी हवेली होती थी, और बेडरूम में उनका लोहे का बिस्तर होता था, आयरन बिल्कुल, जिसको कि एडजस्टेबल नहीं होता था। और उनका एक ऐसा था, बीमारी था उनके, दिमागी बीमारी क्या, कि हर कोई भी मेहमान आएगा अच्छे से, उसको वो बेड के अंदर ही फिट करना है, बिल्कुल परफेक्ट फिट होना है। और अगर इधर से पैर निकले उधर से सिर निकले, मतलब दो एंड ऑफ द नॉर्मल कर्व जैसे ही हो गया ना, उसको निकाल, नजरअंदाज या चॉप कर देना उसको। मतलब वो थोड़ा माइथोलॉजी है, थोड़ा काल्पनिक है, बनाया है वो। काट कूट के अंदर उसको बिल्कुल, उनको बिल्कुल सिमेट्री मांगता था कि बेड के अंदर होना चाहिए। तो मैं वही सोच रहा था कि इन्होंने जो कहा है हमारा, मैंने भी एक किताब लिखा है स्टैटिस्टिक्स का, कहीं था, वो पूरा हमारा जो मॉडल्स है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, वो पूरा हमारा ऐसे नॉर्मल कर्व के ऊपर ही, उसके पूरा बुनियाद नींव उसी वही है, नॉर्मल कर्व। तो अचानक मेरे को लगा वो उसका व्यंग कर रहे हैं, तालेब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जैसे हमने पिछले बार कहा था, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो है, बेल कर्व कहते हैं उसको, बेल कर्व आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जस्ट बेल कर्व। और पूरे मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसके ऊपर है। तो बेल कर्व को उन्होंने निकनेम क्या दिया है, GIF, ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड। बोला ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं व्यंग करते हैं, पर वो बहुत स्ट्रांगली बताना चाहते हैं कि दोनों का टेल को आप नजरअंदाज नहीं करो। उसमें से कई बार कुछ यूनिक चीज से भी आप कुछ, कई बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसके किताब में मैं पढ़ रहा था, लॉज ऑफ मेडिसिन में इन्होंने भी यही कहा है कि जो नॉर्मल है, मैंने कर्व के अंदर है, वो हमको रूल्स बताते हैं, पर जो पैराडाइम शिफ्ट होता है, जो नए लॉ बनते हैं, वो आउटलायर से बनते हैं। और उन्होंने फिर, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, वो एक वार्ड राउंड लेते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, वार्ड राउंड लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स को आउटलायर राउंड करते हैं, कि वही पेशेंट के पास फिर से राउंड लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो कि पैटर्न में फिट नहीं कर रहे हैं। और ये एक इसी में दिया है कि कोई नया कैंसर का दवाई था, उसमें कई लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, मेजोरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स बहुत प्रभाव होता था, वो दवाई से बिल्कुल क्योर हो जाते थे। मतलब ये आउटलायर थे,
10 में से 9 पेशेंट ठीक नहीं होंगे उस दवाई से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 10 में से 1 पेशेंट या 20 में से 1 पेशेंट जो कि आउटलायर में चले जाते हैं, 5% में, 20 में से 1 पेशेंट बिल्कुल पूरा कैंसर क्लियर हो जाता था, वो वही दवाई। तो वो ऐसे कई पेशेंट्स थे जो कि बहुत कम मात्रा में थे, उनका उन्होंने फिर डीप स्टडी किया है, उनके फिर कोई स्टूडेंट ने किया, क्या किया, और उनका फिर जेनेटिक मैपिंग वैपिंग किया है। तो उसमें पता चला कि वो कोई पर्टिकुलर जीन रहता है उसमें, क्रोमोसोम कुछ जीन, कुछ जेनेटिक ट्रेट्स रहते हैं, वो ट्रेड जिनमें होता है वो, उनमें ये दवाई बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर के लिए एक ये हो सकता है, ये रिसर्च हो सकता है फ्यूचर के लिए, ये पता नहीं हो भी गया होगा, या मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। पर इनको इससे क्लू मिला और जांच करने के बाद पता चला कि कुछ जेनेटिक ट्रेट होते हैं जो रिस्पॉन्डर्स हैं। तो वो फायदा उठा के हो सकता है कि अलग अलग दवाई, अलग अलग जेनेटिक ट्रेट, अलग अलग जो वेरिएशंस है जेनेटिक, लोग आजकल जेनेटिक साइंस भी काफ़ी आगे जा रहा है, जीन स्टडीज, और उसको फिर हम कस्टमाइज कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट। अभी तो ऐसे ही देते हैं हम, सभी पेशेंट को एक समझ के देते हैं, पर उसमें कुछ पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और 90% पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो दवाई को हम शायद फेंक दें। पर उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट में रिमार्केबल रिस्पॉन्स है, तो वो आउटलायर है, उनका स्टडी करना बहुत जरूरी है। मतलब हम नजर आए तो ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई चीज हम फेंक देते होंगे ऐसे ऐसे। तो वही हो गया ना कि ये प्रोकेस्टस का बेड ये पहले का माइथोलॉजी में था, पर अभी हमारा एक, हमने एक एकेडमिशियंस ने, स्टैटिस्टिशियंस ने एक अपने अपना बेड बना लिया, एकेडमिक नॉर्मल कर्व से एक बेड बना लिया कि हम भी प्रोकेस्टस जैसे इसी में फिट करना, बिल्कुल सिमिट्री मांगता है हमको, और इधर इधर हम नजरअंदाज कर दिया। तो वही काम हम कर रहे हैं जो प्रोक्रेस्टस ने किया है। तो ये मैं अपने तरफ से दोनों का सिमिलैरिटी दिया, ये तालिब ने नहीं लिया, अपना भी थोड़ा थिंकिंग क्रिटिकल का मतलब यही होता है कि थोड़ा बहुत हमको भी देखना चाहिए, जो ये लिखा अगर इसी को हम रिपीट करेंगे तो फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो रेपिटेशन है। तो आप लोग भी कुछ इनपुट्स देंगे, उसको भी हम फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं जिसको, ये कहते हैं। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा बैठेगा तब हम रिलैक्स होने। प्रोकोस्टस से हम चल रहे थे ये बिस्तर लेके, अभी हम वो कर्व लेके चलेंगे कि कैसे कैसे रेयर इवेंट से हमको कैसे कैसे दुनिया बदला। तो आज इतना ही है, धन्यवाद।